Hello, welcome to session 4. My name is Amit Goyal. I am teaching quant for CAT and IP MAT from last 20 years now. This is my introduction. Now, today we are going to discuss integral solutions. So let's start. So this is the first question of today. Find the number of positive and non-negative integral solution of the given equation. So the equation is 3x plus 5y is equal to 150. ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है और आप देख पा रहे हैं कि इसमें डेलिबरेटली एक चीज करी गई है कि राइट हैंड साइड जो 150 मैंने लिया है ये x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट दोनों से डिविजिबल है। ऑफ कोर्स इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे और इनफाइनाइट इंटीग्रल सॉल्यूशंस भी होंगे। हमें बताना है कि इसके कितने पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं। तो देखिए वो लिमिटेड होंगे। कारण क्या है कि इस लाइन का जो स्लोप है वो कुछ ऐसा है कि ये लाइन जब आप प्लॉट करेंगे ग्राफ में तो यहां पे एक्चुअली x और y दोनों के कोफिशिएंट का साइन सेम है। तो x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट दोनों का साइन सेम है। उससे होगा ये कि इस लाइन का जो स्लोप है वो ऐसा बनेगा और क्योंकि इस लाइन का स्लोप ऐसा बनेगा तो देयर विल बी अ लिमिटेड पार्ट ऑफ द लाइन विच विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और आप जानते हैं y भी पॉजिटिव होता है। तो क्योंकि एक लिमिटेड हिस्सा पड़ेगा तो उसमें जो इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे वो लिमिटेड होंगे और काउंटेबल होंगे। अब 150 को 153 और 5 दोनों से डिविजिबल है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब आप x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 30, यानी कि जो बाउंड्री है वो इंटीग्रल आएगी। तो यानी कि x0 y30 ये वाला पॉइंट होगा x0 y30। तो ये इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा, इंटीग्रल पॉइंट होगा। और अगर आप y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 50, यानी कि ये वाला पॉइंट 50,0। अब ये वाला पॉइंट भी इंटीग्रल पॉइंट है और ये भी बाउंड्री का पॉइंट है। यहाँ पे दोनों बाउंड्री इंटीग्रल आएंगे और बीच में भी इंटीग्रल कुछ सॉल्यूशंस आएंगे। अब इसके आगे वाले पॉइंट्स हम नहीं लेंगे क्योंकि वहां पे y नेगेटिव हो जाएगा और इसके पीछे वाले कोई सॉल्यूशंस हम नहीं लेंगे क्योंकि वहां पे x नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, हम इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जिनमें राइट हैंड साइड किसी एक ही वैल्यू से डिविजिबल होगी, एक ही कोफिशिएंट से डिविजिबल होगी या किसी से भी डिविजिबल नहीं होगी। लेकिन फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि इसमें दोनों से डिविजिबल है, इससे दोनों बाउंड्रीज इंटीग्रल आएंगे। तो इसमें जो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के बीच में 2 का फर्क होगा, क्योंकि जो बीच में आएंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे और साथ में दोनों बाउंड्री मिला के बनाएंगे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब इनको काउंट कैसे करना है, पॉइंट ये है हमारे पास। तो क्या करें, चलो हम देखते हैं। तो हम इसको पहले मैन्युअली काउंट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या कोई हमारे पास कोई हम ट्रिक बना पाएंगे क्या। तो पहले मैन्युअली अगर मैंने x को 0 पुट करा तो y30 आया, इजंट इट। अगर आप देखें तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी 150 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 5। मानते हैं? अब देखिए y को इंटीग्रल अगर होना है तो ये जो न्यूमरेटर है ये पूरा का पूरा 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ये 150 ऑलरेडी 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब इसको इंटीग्रल बनाने के लिए जो 3x वाला हिस्सा है इसको भी 5 से डिविजिबल होना पड़ेगा, तभी तो न्यूमरेटर पूरा का पूरा 5 से डिविजिबल हो पाएगा और तभी तो y इंटीजर आ पाएगा। तो इसका मतलब x की अगली जो पहली वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू आई थी 30। x की अगली वैल्यू मुझे मजबूरी पे 5 रखनी पड़ेगी ताकि 3 इंटू 5 15 5 से डिविजिबल हो जाए। तो ऐसी स्थिति में y की वैल्यू आएगी 150 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 135 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 27। तो यहां से y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 27। ओके, कोई पैटर्न है क्या? पैटर्न 2 में तो क्या ही पता चलेगा, एक वैल्यू और निकालते हैं। अब नोटिस करिए अगर मैं x की अगली वैल्यू क्या रख सकता हूं। ऑफ कोर्स हमारा टारगेट है कि न्यूमरेटर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 3x, तो मैं x की अगली वैल्यू रख सकता हूं 10।
5 के बाद अगली वैल्यू 10, 5 का अगला मल्टीपल 10। तो अगर मैं x को 10 रख दूं, सोचो क्या होगा। तो y मिलेगा मुझे 150 माइनस 3 इंटू 10 30 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 120/5 यानी कि 24। तो y मिलेगा 24। क्या आप कोई पैटर्न हम पकड़ पा रहे हैं? बिल्कुल पकड़ पा रहे हैं। x कितना कितना बढ़ रहा है? 5 5 बढ़ रहा है, और बदले में y क्या हो रहा है? y डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है? 3 डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब x बार बार 5 5 बढ़ता रहेगा और y 3 3 घटता रहेगा। अब हमें ऐसा हमेशा होता है। अभी आप पैटर्न देखें, हमेशा पैटर्न क्या मिलेगा? हमेशा मिलेगा x जो है इट विल ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द कोफिशिएंट ऑफ y, और y जो है वो हमेशा x के कोफिशिएंट के हिसाब से चेंज होगा, हमेशा। ये लीनियर इक्वेशन की खासियत होती है। ये पैटर्न आपको हमेशा मिलेगा। आप अगले क्वेश्चन में देखेंगे, उसके अगले क्वेश्चन में देखेंगे, और फिर आप इससे एक रूल बना लेंगे और आप इसको इन क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। तो पहला सॉल्यूशन तो आपको निकालना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल से, लेकिन सेकंड सॉल्यूशन क्या होगा, थर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, फोर्थ सॉल्यूशन क्या होगा, वो एक पैटर्न आपको मिल जाएगा। तो देखिए अगला सॉल्यूशन क्या होगा। अब x को मैं और 5 बढ़ा दूं तो ये 15 हो जाएगा, y को और 3 घटा दूं तो ये 21 हो जाएगा, x को और 5 बढ़ा दूं तो ये 20 हो जाएगा, y को और 3 घटा दूं तो ये 18 हो जाएगा। अब देखिए, या तो आप काउंट करते जाइए। अब यहां पे सोचिए, अब ये बढ़ते 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 कहां तक जाएंगे? जब आप x की वैल्यू 50 रख देंगे तो y की वैल्यू तब जाके 0 हो जाएगी। यानी कि दूसरी जो बाउंड्री है वो है x 50 और y 0। तो ये कितने पॉइंट्स बने, हमें ये काउंट करना है। तो देखिए शुरू कहां से हुआ था? अगर मैं सिर्फ x काउंट कर लूं तो जितने x हैं उतने ही y हैं। तो अगर मैं सिर्फ x काउंट कर लूं तो x कितने, शुरुआत कहां से हुई थी? पहले x की वैल्यू 0 थी, अगली वैल्यू 5 थी, अगली वैल्यू 10 थी, और जाते जाते आप 50 तक गए थे। तो अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे 11 मल्टीपल है 5 के। 5 इंटू 10 50 होता है, और एक जीरो भी है, तो 11 मल्टीपल है। तो इसका मतलब 11 सॉल्यूशंस बनेंगे, और ये पॉजिटिव होंगे या नॉन नेगेटिव होंगे? ये नॉन नेगेटिव होंगे, क्योंकि देखो ये वाली बाउंड्री जहाँ पे x 0 है, y 30 ये भी इंक्लूडेड है इसमें, और x 50 y 0 ये भी इंक्लूडेड है। तो 11 नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। और क्योंकि दोनों बाउंड्री इंटीग्रल हैं, तो पॉजिटिव अगर इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं तो मुझे ये दोनों बाउंड्री वाले इंटीग्रल सॉल्यूशन इग्नोर करने पड़ेंगे। तो पॉजिटिव अगर कोई पूछे तो 9 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 11 और 9। अब मैं आपको यहां पे शॉर्टकट बताता हूं। देखिए, अगर कभी भी आपके राइट हैंड साइड 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, यानी कि x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट दोनों से डिविजिबल हो, और क्वेश्चन आपसे या तो पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ रहा हो, तो इस क्वेश्चन का शॉर्टकट निकालने का एक तरीका होता है, शॉर्टकट होता है एक, वो ये होता है कि आप 150 को डिवाइड कर दीजिए 3 इंटू 5 से, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे वो हर बार। तो अब 3 इंटू 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 15 से आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 10 आएगी। अब क्योंकि 153 से भी डिविजिबल था और 5 से भी डिविजिबल था, तो ये ऑफकोर्स इंटीग्रल आएगा। अब आप इसमें एक काम करिए, इसमें +1 कर दीजिए और -1 कर दीजिए। तो अगर आप +1 करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, और -1 करेंगे तो आपको मिलेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। और ध्यान दीजिएगा, इस केस में आपको 2 का डिफरेंस होगा नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में, क्योंकि दोनों बाउंड्री जो थी वो इंटीग्रल थी। तो आप क्या करेंगे? 150 यानी कि RHS का कांस्टेंट टर्म को x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, इंटीग्रल वैल्यू आएगी, +1 करेंगे तो आपको मिलेंगे नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, और -1 करेंगे तो आपको मिलेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब देखिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन वही है, हमें नंबर ऑफ पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये 565 से तो डिविजिबल है, यानी कि x और y के किसी एक कोफिशिएंट से तो डिविजिबल है और दूसरे से नहीं है। इससे होगा ये कि जब आप ग्राफ बनाएंगे तो उस केस में एक बाउंड्री तो इंटीग्रल आएगी, क्योंकि जब आप x को 0 पुट करेंगे तो y तो इंटीग्रल आएगा, यानी कि एक बाउंड्री तो इंटीग्रल आएगी।
ये तो इंटीग्रल आएगी, लेकिन ये वाली बाउंड्री इंटीग्रल नहीं आएगी, और बीच में कुछ और इंटीग्रल वैल्यूज आएंगे, वो पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन में एक का फर्क होगा। कैसे कैलकुलेट करें? तो देखिए, कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, फिर वही तरीका लगाएंगे। जैसे सोचिए, y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है 560 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 5। अब x की सबसे कम वैल्यू हो सकती है 0, वहां से y आएगा 560 बाय 5 विच इज 112। x की अगली वैल्यू हो सकती है 5, y आएगा 560 माइनस 15 यानी कि 545 डिवाइडेड बाय 5 विच विल बी 109। और ऐसा होना भी चाहिए था। ध्यान दीजिए, आपको मैंने अभी बताया था कि x हमेशा y के कोफिशिएंट के हिसाब से बदलता है और y हमेशा x के कोफिशिएंट के हिसाब से बदलता है। तो x में 5 जुड़ा तो y में तो 3 की कमी आनी ही थी ना मेरे भाई। तो x 5 बढ़ा है तो y 3 घटा है, और यही आगे भी चलता रहेगा। x और 5 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा, तो y और 3 घट जाएगा, यानी कि 106 हो जाएगा। अब पॉइंट है कि ये कब तक ये स्थितियां चलेंगी। तो सोचिए, x की मैं बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या रख सकता हूं। तो x की बड़ी से बड़ी वैल्यू जो मैं यहां पे रख सकता हूं, देखिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 560 के आसपास बन जाए। तो और 5 का मल्टीपल मुझे लेना है। तो अगर मैं इसको लेता हूं 100, नहीं 200 लूंगा तो 600 चला जाएगा। तो इसको मैं कुछ ले लेता हूं 180 के आसपास लूंगा तो 3 ये बन जाएगा 540। फिर मैं 185 अगर लेता हूं तो 185, सॉरी, अगर मैं 180 लेता, हाँ, तो 185 लेता हूं तो 3 इंटू 185 बनता है 540 और 15 555। हाँ बिल्कुल सही। तो मैं x की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ले सकता हूं 185, और ऐसी स्थिति में 185 3 जा ये बन जाएगा 555, और 555 तो y की वैल्यू आएगी 560 माइनस 555 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 5/5 यानी कि 1। तो y की वैल्यू अल्टीमेटली आएगी 1। तो x की वैल्यू कहां से गई? 0 से लेकर 185 तक गई। और तो कितनी वैल्यूज बनी x की? तो मैं सिर्फ अगर x काउंट कर लूं तो बात बन जाएगी। तो x की वैल्यू 185 तक जा रही है। 185 अगर देखा जाए तो ये 5 का 37th मल्टीपल है। तो 37 मल्टीपल हुआ और एक जीरो भी है, तो इसका मतलब 38 सॉल्यूशन बने, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बने। देखो 37 प्लस 1 क्यों करा है? एक जीरो भी तो है ना। x की वैल्यू 0 से लेकर फिर सारे 5 के मल्टीपल चल रहे हैं, और ये 185 जो है वो 5 इंटू 37 होता है। तो 38 बने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, और इसमें से एक कम कर दूं, यानी कि ये वाला जो सॉल्यूशन है इसमें x 0 है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। तो 37 बने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो नॉन नेगेटिव कितने हुए इस क्वेश्चन में? 38, और पॉजिटिव कितने हुए? 37। और यहाँ पे एक ही का फर्क है, कारण क्योंकि यहाँ पे एक ही बाउंड्री जो थी इंटीग्रल थी। तो अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये जो राइट हैंड साइड है वो 3 और 5 में से किसी एक से डिविजिबल है, दूसरे से नहीं है, तो पहली बात ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में एक का फर्क होगा। दूसरी बात, 560 को आप डिवाइड कर दीजिए 3 इंटू 5 से, तो ये बनेगा आपके पास 112/3। 3 3 जा 9, 2 आएगा, 3 7 जा 21, बचेगा 1.3 बचेगा। तो यानी कि आपको ये 37 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑफ कोर्स ये डेसिमल में ही आना था, क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर वाला वैल्यू इनमें से किसी एक से डिविजिबल है, दूसरे से नहीं है। अब क्या करना है आपको? इसके सबसे पहले जो डेसिमल के बाद वाला हिस्सा है इसको इग्नोर कर देना है, और सिर्फ इस 37 पे फोकस करना है। तो इस 37 पे फोकस करिए, और डेसिमल के बाद वाले हिस्से को इग्नोर कर दीजिए, चाहे वो 37.9 ही क्यों ना हो। अब इस 37 पे फोकस करिए। तो ये आपका है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हमेशा। तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ऐसी इक्वेशन का। और अगर आप इसमें +1 कर देते हैं तो ये आपको मिलता है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन।
नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो 37 प्लस 1 38, तो 38 हो गए नॉन नेगेटिव और 37 हो गए पॉजिटिव। तो 38 हो गए नॉन नेगेटिव और 37 हो गए पॉजिटिव। अब हम आते हैं ऐसे क्वेश्चन में जिसमें अगर आप देखें राइट हैंड साइड ना तो एक्स के कॉफिशिएंट से डिविजिबल है ना वाई के कॉफिशिएंट से डिविजिबल है, तो क्या करें? तो देखिए, अब मैं हिट एंड ट्रायल से पहला सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। तो देखिए y देखा जाए तो y क्या होगा, 1755 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 7 होगा, बिल्कुल होगा। अब मुझे चाहिए y इंटीजर, तो x की वैल्यू क्या रखूं? तो जरा सोचिए, जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 14 बचेगा, 3 35 350, रिमाइंडर 5 बच रहा है। तो यानी कि यहां पे भी रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। अब मैं अगर x को 1 रख दूं तो 4 बन जा 4, रिमाइंड 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है। x को 2 रख दूं, 4 2 जा 8, 8 को 7 से डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर 1 बचता है, मुझे 5 चाहिए क्योंकि ये रिमाइंडर 5 छोड़ रहा है 7 से डिवाइड होने पर। यहाँ पे भी अगर 5 हुआ तो और 5 माइनस 5 जीरो का हो जाएगा, तो यानी कि न्यूमरेटर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो दोबारा देखते हैं, अगर मैं x को 3 रख दूं तो ये बनता है 12, 12 7 से डिवाइड होने पर 5 रिमाइंडर छोड़ता है, नहीं, हाँ सॉरी 5 छोड़ता है। तो मुझे वही तो चाहिए था, 5 रिमाइंडर चाहिए था। तो मैं x की मिनिमम वैल्यू क्या रख पाऊंगा, यहाँ पे 3 रख पाऊंगा ताकि y इंटीजर आ जाए। तो चलो रख देते हैं। अगर मैं x को 3 रख देता हूं तो ये बनता है, y की वैल्यू बनती है 1755 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 7, और ये हो जाता है 1743 डिविजिबल बाय 7, 7 2 जा 14 बचेगा 3, 7 4 जा 28 बचेगा 6, 7 9 जा। तो जब x 3 है तो उस वक्त y कितना है, 249 है। बताओ मानते हैं? और देखते हैं, अब x कितना बढ़ेगा, y के कोफिशिएंट के हिसाब से बढ़ेगा। y का कोफिशिएंट है 7, तो इसका मतलब आप इसमें 7 जोड़ देंगे तो अगली वैल्यू होगी 10। और y कितना डिक्रीज होगा, y x के कोफिशिएंट के हिसाब से डिक्रीज होगा, यानी कि 4 4 कम होगा, और ये हो जाएगा 245। तो नेक्स्ट वैल्यू होगी, आप x को 10 रख के देख लीजिए और सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 245 आ जाएगी। अगली वैल्यू क्या होगी, x होगा और 7 बढ़ा दीजिए 17, तो y क्या होगा, और 4 कम कर दीजिए 241, और ये प्रोसेस चलती जाएगी। मुझे काउंट करना है कि कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। यहां पे ध्यान रखिएगा, जितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे उतने ही नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। कारण क्या है उसका, कारण यह है कि यहाँ पे दोनों बाउंड्रीज, ना तो x को जीरो रखने पर y इंटीजर आ रहा है, ना y को जीरो रखने पर x इंटीजर आ रहा है, तो दोनों बाउंड्रीज नॉन इंटीग्रल होंगी। तो इसलिए यहाँ पे जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नॉन नेगेटिव होंगे। अब काउंट करने का एक तरीका देखिए, देखिए मैं सिर्फ y अगर काउंट कर लूं तो जितने y होंगे कॉरस्पॉन्डिंगली उतने ही x होंगे। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा एपीजीपी वाले फंडे को। कैसे यूज करूंगा, ध्यान से देखिएगा। y वाली जो सीरीज है मैं उसको देखता हूं, क्या सीरीज है, उसकी पहली टर्म क्या है 249, फिर उसमें 4 कम हुआ, दूसरी टर्म क्या है 245, फिर उसमें 4 टर्म कम हुआ, क्या हुआ 241। ये प्रोसेस चलती जाएगी। इस सीरीज की nth टर्म क्या होगी, तो इसकी nth टर्म होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे d है -4, क्योंकि हर अगली टर्म 4 कम होती जा रही है पिछली टर्म से, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है -4। इस सीरीज की कितनी टर्म्स होंगी जो पॉजिटिव होंगी, तो इसका मतलब मैं ये चाहता हूं कि जो इसकी nth टर्म हो वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 रहे, यानी कि नेगेटिव ना हो जाए। तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, और वही तो काउंट करनी है इसकी जितनी पॉजिटिव टर्म्स है। ये डिक्रीजिंग सीरीज है, एक एक जगह पे जाके ये नेगेटिव होनी शुरू हो जाएंगी। तो मुझे देखना है कि इसकी जो nth टर्म हो वो पॉजिटिव रहे, यानी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 रहे। तो देखिए ये हो जाएगा 249 माइनस 4n प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हो जाएगा -4n प्लस 253 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -4n
ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 253। अगर मैं दोनों साइड नेगेटिव साइन काट दूं तो आप जानते हैं कि जब दोनों साइड नेगेटिव कटता है तो इनइक्वालिटी पलट जाया करती है। इसका मतलब मैं दोनों साइड माइनस साइन मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी पलट जाया करती है। तो n शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 6 जा 24 1 आएगा, 4 3 जा 12 1 बचेगा, 4 2 जा 8 4 5 जा। अब n की ग्रेटेस्ट वैल्यू, n शुड बी इंटीजर क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज, तो n शुड बी इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n विल बी 63। तो इसका मतलब बड़ी इस सीरीज में टोटल कितनी टर्म्स होंगी, 63 पॉजिटिव टर्म्स होंगी। इसका मतलब कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 63। और जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नॉन नेगेटिव भी होंगे क्योंकि यहाँ पे बाउंड्रीज दोनों के दोनों नॉन इंटीग्रल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 63। आपको ये मेथड भी सीखना है, अभी मैं शॉर्टकट बताऊंगा वो डिवीजन वाला, लेकिन आपको ये मेथड भी सीखना है क्योंकि कई बार वो कंडीशंस लगा देता है। तो कंडीशंस लगाएगा तब क्या करेंगे, इसका अगले एक दो क्वेश्चन में हम वो भी देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अगर इस क्वेश्चन का शॉर्टकट मुझे करना हो तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं 1755 को डिवाइड करूंगा 4 इंटू 7 से। ध्यान दीजिएगा। तो चलो मैं पहले 7 से काट देता हूं। 7 2 जा 14 बचेगा 3, 7 5 जा 35 बचेगा, फिर 7 5 जा 35 जीरो, और ये हो जाएगा 0.7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब यहां से अगर मैं देखूं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, तो 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 6 जा 24 1 आएगा, 4 2 जा 10 और 4 2 जा 8 बचेगा 2 7 4 6 जा 24। तो ये आपके पास नंबर आया। अब आपको क्या करना है, इसका सिर्फ ये वाला हिस्सा उठाना है और इसमें +1 कर देना है। तो 62 +1 आप कर देंगे तो 63 ये आपका आंसर होगा। हमेशा ये वाला जो डेसिमल के पहले वाला हिस्सा उठाना है और इसमें +1 कर देना है, ये आपके होंगे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 63। ये शॉर्टकट हो गया। लेकिन मैंने क्या क्या बोला कि वो जो आपको लॉन्ग वाला मेथड है, जो पैटर्न वाला मेथड है, वो भी आना चाहिए क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें काफी सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसमें शॉर्टकट नहीं लगते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में शॉर्टकट अब नहीं लगने वाला है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 5 और एक x की एक लिमिट दे रखी है, x इज लेस देन इक्वल टू 10,000। और क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए इस इक्वेशन के कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, या कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पूछा है। यहाँ पे मैंने इसमें करेक्शन करेंगे क्योंकि इंटीग्रल सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट होने वाले हैं, ये इस बात में कोई शक नहीं है। हमें पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। तो देखिए अब क्या करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन में। सबसे पहले जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो होगा क्या, समझिए पहले तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट का साइन डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इससे होगा ये कि जब आप इस ग्राफ को, लाइन को बनाएंगे तो इसका स्लोप ऐसे बनेगा, ना कि इस तरीके से, ये ऐसा बनेगा स्लोप। अब इसमें इस लाइन का इनफाइनाइट हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्योंकि ये लाइन तो चलती रहेगी हमेशा के लिए, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनफाइनाइट हिस्सा लाइन लाई करेगा। और क्योंकि इनफाइनाइट हिस्सा इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस वजह से इसके इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। इसीलिए आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी गई है, यानी कि x को बांधा गया है, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 10,000। अब देखिए यहाँ पे 10,000 कहीं पड़ेगा, वो ऑफकोर्स बहुत आगे पड़ेगा। तो x को बांध दिया गया है कि x 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि उसने क्या करा, अब एक इसको बाउंड कर दिया इस लाइन को। अब इसके बीच के मुझे इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, तो ऑफकोर्स पॉजिटिव चाहिए, यानी कि इसके आगे के चाहिए और यहां से इसके पीछे के चाहिए। तो ये जो हिस्सा बन गया लाइन का, इसके ये चाहिए मुझे। तो क्या करूंगा, फिर देखते हैं। तो मैं सबसे पहला सॉल्यूशन ढूंढूंगा। तो देखिए x क्या है, 5 + 7y डिवाइडेड बाई 2। मुझे y भी इंटीजर रखना है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं y को 0 रख दूं, देखो यहां पे हमें पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हमें निकालने हैं। तो अगर मैं y को 0 रख दूं तो x इंटीजर नहीं आता है, तो y की मुझे कम से कम वैल्यू रखनी पड़ेगी 1।
तो y को अगर मैं 1 रख दूं तो x बनता है 6। अगर आप नोटिस करें तो ऊपर 12 बन जाएगा, 12/2 6 बन जाएगा। तो पहला सॉल्यूशन क्या आया, x6y1, ये पहला सॉल्यूशन आया। क्योंकि इस बार ग्राफ ऐसा बनने वाला है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x बढ़ेगा तो साथ में y भी बढ़ेगा। क्यों भाई? तो इसका मतलब, और x कितना बढ़ेगा, x बढ़ेगा y के कोफिशिएंट के बराबर। तो x में 7 जोड़ दो तो 6 + 7 13 आएगा। और y कितना बढ़ेगा, x के कोफिशिएंट के बराबर, यानी कि y में 2 जोड़ दो तो y बन जाएगा 3। ओके, अगली वैल्यू क्या होगी? तो अगली वैल्यू होगी x और 7 बढ़ा दो यानी कि 20, y में और 2 बढ़ा दो यानी कि 5। तो x y के कोफिशिएंट के हिसाब से बढ़ेगा, y x के कोफिशिएंट, और x बढ़ेगा तो इस बार y भी बढ़ रहा है। पिछली बार x बढ़ रहा था तो y घट रहा था। अब देखो ये सीरीज बनती चली जाएगी। अब मुझे सिर्फ x काउंट करने हैं, क्योंकि जितने x होंगे उतने ही y भी होंगे, और x में एक लिमिट भी बंधी हुई है कि x 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ x पे फोकस करते हैं, तो बाकी सारी चीजें यहां से हटा देते हैं और सिर्फ x पे फोकस करते हैं। तो थोड़ी अगर मैं सफाई कर दूं, यहाँ पे हमें यहाँ पे चाहिए पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, थोड़ी यहाँ सफाई कर रहे हैं, सिर्फ x पे फोकस करते हैं। तो x की जो सीरीज है वो क्या है? तो पहली वैल्यू थी x की 6, अगली वैल्यू थी 13, अगली वैल्यू थी 20, अगली वैल्यू होगी 27, और ये प्रोसेस चलती जाएगी। और इस सीरीज की nth टर्म क्या होगी, a + n-1 इंटू डी, और इस सीरीज का d है, कॉमन डिफरेंस है 7। और हम क्या चाहते हैं कि जो nth टर्म हो वो 1000 से 10,000 से छोटी या बराबर हो, यानी कि 6 + n-1 इंटू 7 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10,000, इजंट इट? तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, हम ये देखना चाह रहे हैं। तो हो जाएगा 6 + 7n-7 शुड बी लेस देन इक्वल टू 10,000। तो 7n-1 उधर जाके +1 हो जाएगा, 10,001 हो जाएगा ये। तो n शुड बी लेस देन इक्वल टू 7 × 1 = 7, 3 आएगा, 7 × 4 = 28, 2 आएगा, 7 × 2 = 14, 6 आएगा, 7 × 8 = 56, 5 आएगा, 7 × 7 = 49। तो हाईएस्ट इंटीग्रल वैल्यू n की क्या हो सकती है, 1428। तो इसका मतलब इस सीरीज में ज्यादा से ज्यादा कितनी टर्म्स हो सकती हैं, 1428 टर्म्स हो सकती हैं। उसके बाद अगली टर्म जो होगी वो 10,000 से बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब इससे कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, और जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नॉन नेगेटिव भी होंगे, क्योंकि यहाँ बाउंड्री अगर आप देख रहे थे, जब आप x को 0 पुट कर रहे थे तो y इंटीग्रल नहीं आ रहा था। तो जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नॉन नेगेटिव होंगे। तो आंसर होगा इसका 1428। इसके 1428 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए। यह भी हो सकता था कि बाउंड्री y में लगी होती, तो फिर आप y वाली सीरीज लेते और उसकी बाउंड्री के हिसाब से nth टर्म मैक्सिमम निकालते। आई होप यू गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। x और y आर पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अभी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ 10x - 4y विल बी व्हाट। अब देखिए, एग्जामिनर चाहेगा कि आपने जो सारे शॉर्टकट पढ़े हुए हैं वो सारे के सारे यूजलेस हो जाएं, एग्जामिनर ये चाहेगा। तो नोटिस करिए इस क्वेश्चन को। आपको एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, ऑफकोर्स इसके मल्टीपल इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, पॉजिटिव भी मल्टीपल होंगे। हम उनको बनाएंगे, उनके लिस्ट बनाएंगे, और फिर हम एक एक करके उन सॉल्यूशन को यहां डाल के देखेंगे एक्स और वाई की वैल्यू, और उसमें से मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। ऑफकोर्स ये क्वेश्चन दिया है तो सॉल्वेबल होगा, डरने की जरूरत नहीं है। तो हम अपना वही प्रोसीजर जो हमने अभी सीखा है उसको अप्लाई, उसको फॉलो करते हैं। तो हम अपनी इक्वेशन उठाते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो 5x + 5 × 3 = 15 इज इक्वल 7y - 28, यही बनी इक्वेशन। तो मैं x की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो क्या बनेगी मेरी x की वैल्यू, 7y -28 - 15, ये जाके बनता है माइनस का 43 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और डिवाइडेड बाय 5 आपको करना पड़ेगा। बताओ मानते हैं? अब मुझे x और y दोनों पॉजिटिव चाहिए,
तो y की वैल्यू मैं कम से कम 7 तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं y को 6 रख दिया तो 7 6 जा 42 माइनस 43 नेगेटिव आ जाता है। तो y की वैल्यू कम से कम 7 रखनी पड़ेगी या उससे ज्यादा ही रखनी पड़ेगी। अब ये भी ध्यान रखना है कि ये x इंटीजर आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए मैं वैल्यू क्या रख सकता हूं। अगर मैं y को 7 रखता हूं तो 49 माइनस 43 45 बिल्कुल सही 5 बन जाता है। तो y की वैल्यू अगर तो 5 से डिवाइड हो जाता है, तो y की वैल्यू अगर मैं 7 रख देता हूं तो x की वैल्यू आती है 49 माइनस 43 5/5 x की वैल्यू 1 आ जाती है। तो ये पहला पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हो गया जब x 1 है और y 7 है। अब x कितना बढ़ेगा, y के कोफिशिएंट के हिसाब से बढ़ेगा। अगर आप नोटिस करें तो ये इक्वेशन फाइनली बनी क्या थी, फाइनल इक्वेशन बनी थी 5x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 43। ये इक्वेशन बनी थी मेरे पास फाइनली। यहाँ पे x और y का कोफिशिएंट का साइन डिफरेंट है, यानी कि अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। स्लोप कुछ इस तरह से होने वाला है। तो x कितना बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा, यानी कि y के कोफिशिएंट के हिसाब से बढ़ेगा तो 1 में 7 जोड़ोगे 8 आएगा। और y कितना बढ़ेगा, y 5 बढ़ेगा, क्योंकि x के कोफिशिएंट के हिसाब से बढ़ेगा। तो 7 में 5 जोड़ोगे 12 आएगा। तो इसका अगला इंटीग्रल सॉल्यूशन आने वाला है जब आप y को 12 रख के देखो, चाहे यहां पे रख के देख लेना, y को 12 रखोगे तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब x फिर से 7 बढ़ जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। और y फिर से 5 बढ़ जाएगा, यानी कि 17 हो जाएगा। एग्रीड। अब ये प्रोसेस चलती जाएगी, x फिर से 5 बढ़ता जाएगा, ये 20 हो जाएगा। और y फिर से 5 सॉरी 5 नहीं 7 बढ़ा था ये, तो ये 22 हो जाएगा। और y फिर से 5 बढ़ जाएगा, यानी कि y हो जाएगा 22। तो ये 7 बढ़ने पर बिल्कुल सही, x भी 22 y भी 22। और ये प्रोसेस चलता जाएगा इसके बाद। अब मुझे लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कि 10x माइनस 4y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो ये अब इस पे फोकस करते हैं, 10x माइनस 4y पे फोकस करते हैं। तो देखिए ये वाला पेन नहीं चल रहा है, अच्छा कलर नहीं दे रहा है। देखता हूँ कौन सा पेन बढ़िया कलर देगा। क्या ये देगा, हाँ ये देगा। तो 10x माइनस 4y पे फोकस करिए। तो सबसे पहले x को 1 और y को 7 रख के देखिए। ऑफकोर्स यहीं पे ये मिनिमम आएगा, क्योंकि मुझे अगर इसको मिनिमाइज करना है तो मुझे 10x को मिनिमाइज और 4y को मैक्सिमाइज करना होगा। चलो देखते हैं, अगर मैं x को 1 रखता हूं और y को 7 रखता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आती है। तो तब x को 1 रखूंगा तो 10 और y को 7 रखूंगा तो 28 माइनस का 18 आती है। अगर मैं सेकंड पॉइंट रखता हूं तो x को 8 तो 10 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 12, तो ये बनता है 80 माइनस 48 यानी कि 32। थर्ड वैल्यू रखता हूं x को 15 तो 150 माइनस 17 फोर जा 68। तो ये वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि आगे आगे मैं जब आगे की वैल्यू रख रहा हूं तो ये 10x माइनस 4y की वैल्यू लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब x 1 और y 7 है। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस 18 होगी। और यही सवाल था कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताएं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा माइनस 18। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइनस 18। तो हमने क्या करा, ये उसी तरह का क्वेश्चन था, इंटीग्रल सॉल्यूशन जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था। तो पैटर्न वही था, हमने इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाले, हमने लिस्ट बनाई, फिर हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया था 10x माइनस 4y में एक एक करके उस लिस्ट से वैल्यू डालनी शुरू करी। हमने देखा कि जैसे जैसे मैं x और y को बढ़ा रहा हूं 10x माइनस 4y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू तभी होगी जब x1 और y 7, यानी कि जब मिनिमम वैल्यू x और y ले रहे थे। तो इसका आंसर माइनस 18 आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये अलग तरह के क्वेश्चन है, अब इसको आप अलग टाइप बोल सकते हैं, वो वाला पैटर्न खत्म हो गया है। उस पैटर्न के मैंने आपको लॉजिक करा दिया है। अब आपको जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उस पैटर्न पे आप करेंगे। अभी हम दूसरे आगे बढ़ रहे हैं और हम अगले तरह के क्वेश्चन में देख रहे हैं कि अगर इस तरह का कभी क्वेश्चन आता है और आपसे वो पूछता है कि एक्स और वाई के कितने इंटीग्रल पेयर होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं। चलो देखते हैं। तो देखिए एक्स और वाई के इंटीग्रल पेयर पूछे हैं। चलो सोचते हैं। ये इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट है, आप इसको सिंपल लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते, जो लाइन बनाएगी ऐसा नहीं बोल सकते। थोड़ा सॉल्व करते हैं। चलो अगर मैं एलसीएम ले लूं यहाँ पे एक्स वाई, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अगर मैं एलसीएम ले लूं यहाँ पे एक्स वाई,
तो क्या बनता है, यहाँ पे बनता है y प्लस एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या बनता है 1/20 बनता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बनती है 20x प्लस 20y माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में ना देके आपको इस फॉर्मेट में भी दिया जा सकता है, आपको इक्वेशन ऐसी भी दी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन की पहचान क्या है, एक्स इंटू वाई वाली टर्म आ जाएगी। तो अगर आपको लीनियर दे रखी है और लेकिन उसमें एक्स इंटू वाई वाली टर्म आ रही है तो समझ जाना कि ये उस तरह का क्वेश्चन है, 1/x, इसमें एक्स और वाई रेसिप्रोकल में आते हैं। चलो देखते हैं अब हम क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले तो ये समझिए हम, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐसा करने के बाद, ऐसा एलसीएम लेने के बाद जब एक्स वाई वाली टर्म आ जाएगी तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, अब उसका भी एक पैटर्न है। तो देखिए उसका पैटर्न ये है कि आप एक्स, अगर आप इसमें इन दोनों में से एक्स को कॉमन निकाल लें तो क्या बचता है, आपके पास बचता है 20 माइनस वाई बचता है, बिल्कुल बचता है, प्लस 20y आपके पास एक टर्म है। अब आप क्या करें, इस 20 का स्क्वायर यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और वही चीज आप राइट हैंड साइड में भी कर दीजिए। इससे होगा ये कि जब आप यहां पे y कॉमन निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, y कॉमन निकालेंगे, y नहीं सॉरी माय बैड, 20 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 20 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या है माइनस का 400। देख पा रहे हैं क्या कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे है 20 माइनस वाई और यहाँ पे है y माइनस 20, मैं कॉमन ले नहीं पा रहा हूं क्योंकि एक जगह 20 माइनस वाई है, एक जगह y माइनस 20 है। तो फिर आप क्या करिए, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप क्या करिए, जैसे अगर आप इसमें से माइनस निकाल लीजिए फर्स्ट वाले टर्म में से, तो माइनस एक्स बाहर निकाल लूंगा तो ये 20 माइनस वाई की जगह y माइनस 20 हो जाएगा। और अगर आप देखें तो यहाँ पे y माइनस 20 हो जाएगा, और अगर आप y माइनस 20, सॉरी माय बैड, आप एक काम करिए y माइनस 20 हो गया और साथ वाले सेकंड वाली टर्म तो वही रहेगी। तो सेकंड वाली टर्म क्या है, प्लस 20y माइनस 20 इज इक्वल टू 400। अब आपने क्या करा, y माइनस 20 कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, माइनस एक्स प्लस 20, जस्ट अ मिनट। तो ब्रैकेट में क्या बचा, माइनस एक्स प्लस 20। अभी मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन शॉर्टकट बेटा तभी काम करते हैं जब आपको बेसिक पता हो। तो माइनस एक्स प्लस 20 बचा, और राइट हैंड साइड में माइनस का 400 है। अगर आप यहां से माइनस साइन बाहर निकाल लें तो ये बन जाएगा y माइनस 20 एक्स माइनस 20, और यहां पे भी माइनस साइन है, ये माइनस माइनस दोनों जगह कट जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास फाइनल इक्वेशन जो निकल कर आई वो आई, यहां पे लिख देता हूं मैं, एक्स माइनस 20 y माइनस 20 इज इक्वल टू 400। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बनकर आई है। आपको ये प्रोसीजर समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूं इस स्टेप तक पहुंचने का शॉर्टकट मेथड क्या है, फिर इसके आगे क्या करना है वो बाद में देखेंगे। तो इस स्टेप तक पहुंचने का शॉर्टकट मेथड क्या है, तो आप इसने इस तरह से फैक्टराइज करना है, ये आपका पहला फेज है। लेकिन अब मैं इसका शॉर्टकट बताता हूं कि अगर कभी भी इक्वेशन कुछ ऐसी हो, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, और क्वेश्चन हो कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे इसके पॉजिटिव इंटीजर के जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो आपको इसको फैक्टराइज करना है। और इसको फैक्टराइज करने का शॉर्टकट मेथड है x माइनस ए सी, आपके पहले ब्रैकेट में आएगा, और फिर y माइनस बी सी ये दूसरे ब्रैकेट में आएगा, और राइट हैंड साइड आपकी हमेशा बनेगी सी स्क्वायर ए बी। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। तो x माइनस ए सी वाई माइनस बी सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए बी, हमेशा यही बनेगा सॉल्व करने के बाद। लेकिन वो जो मैंने प्रोसीजर कराया वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ध्यान दीजिए अगर उसने क्वेश्चन ही ऐसा दे दिया कि 20x माइनस प्लस 20y माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0, और ऐसे इक्वेशन आपको दे दी, तो फिर आप क्या करेंगे, आप फिर आप या तो आप पहले 20 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों साइड एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए, और इस प्रोसीजर में पहुंच जाइए, यहां पहुंच जाइए, और फिर ये फॉर्मूला लगा दीजिए।
या फिर आपको फिर वही करना पड़ेगा, प्लस -400 दोनों साइड करके फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो ये शॉर्टकट है, याद कर लिया आपने। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे ए क्या था, ए 1 था, बी क्या था, बी भी 1 था, और सी क्या था, सी था 20। तो क्या शॉर्टकट होता है फैक्टराइज का, फैक्टराइज फॉर्म क्या बनती है, एक्स माइनस ए सी वाई माइनस बी सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए बी, 20 का स्क्वायर इंटू 1 तो अल्टीमेटली इक्वेशन क्या बनी, एक्स माइनस 20 वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 400। ये इक्वेशन बनी। अगर मैं x माइनस 20 को a मान लूं और y माइनस 20 को b मान लूं, तो एक्स ए इंटू बी इज इक्वल टू 400। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, हमें ये बताना है कि 400 कितने तरीकों से दो फैक्टर में तोड़ा जा सकता है। हमें ये तो बताना है कि 400 कितने डिफरेंट तरीकों से दो फैक्टर में तोड़ा जा सकता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा है, लेकिन वो नॉन नेगेटिव या टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन भी पूछ सकता है। टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन तो यहाँ पे हम दोनों निकालने वाले हैं, पॉजिटिव भी और टोटल भी निकालने वाले हैं। अभी देखते हैं। तो देखो 400 ए इंटू बी आपके पास आ गया 400। अब कैसे देखोगे आप, अगर मैं ए को 1 रख दूं तो बी 400 हो सकता है, ए को मैं 2 रख दूं। जब आप छोटे नंबर से सोचो, पहले आप छोटे नंबर से पहले सोचो कि अगर मान लो मुझे कोई बोले कि ए इंटू बी 25 है, तो आप कितने तरीकों से तोड़ सकते हो। तो आप इसको 1 इंटू 25, 5 इंटू 5 और 25 इंटू 1, आप 3 तरीकों से तोड़ सकते हो। तो यहाँ पे 3 सेट आएंगे ए और बी के, तो एक तो 125, एक 55, एक 25 और 1। नोटिस करिए कितने बने, जितने 25 के फैक्टर बने, तो जितने 25 के फैक्टर बने उतने तरीकों से आपने इसको तोड़ा। लेकिन ये तो तब बात हुई जहां पे ए और बी दोनों पॉजिटिव है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे -1 इंटू -25 लिख दिया जाए, तभी भी तो ए इंटू बी -25 आएगा। एक -5 इंटू -5 लिख दिया जाए, और एक -25 इंटू -1 लिख दिया जाए। तो इसका मतलब जितने फैक्टर्स हैं उसका डबल कर देंगे तो टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन आएंगे। पॉजिटिव वाले बाद में देख लिए जाएंगे। तो टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने बने इसके, 6 बने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, 6, जो कि 25 के नंबर ऑफ फैक्टर्स का डबल है। नंबर ऑफ फैक्टर्स 25 के फैक्टर्स कितने होते हैं, तो 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लेते हैं और पावर को में 1 जोड़ देते हैं, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं 2 + 1 यानी कि 3। तो इसके 3 फैक्टर होंगे और तो टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन बनेंगे 6। पॉजिटिव की बात करी जाए तो 3 और टोटल बनेंगे 6। अब यहां पे आ जाइए इस क्वेश्चन में। तो 400 के कितने फैक्टर्स होते हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 400, ध्यान दीजिएगा। तो आप 400 को फैक्टराइजेशन करेंगे, कैसे करेंगे, आप 400 को तोड़ेंगे। 400 क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 100 विच इज 16 टू की पावर 4, अग्रीड, इंटू 5 का स्क्वायर, यही होता है। 16 इंटू 25 400 होता है। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बने, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए आप पावर को एक एक बढ़ा के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, शायद आपको ये ट्रिक पता होगी। तो आप पावर को एक एक बढ़ाएंगे तो 4 + 1 5 इंटू 2 + 1 3, तो इसके 15 फैक्टर बन रहे हैं। तो 15 फैक्टर बन रहे हैं, तो 15 फैक्टर बन रहे हैं, तो ए और बी अगर पॉजिटिव हैं तो 15 वैल्यूज होंगी जहां पे ए और बी पॉजिटिव होंगे। लेकिन हमें एक्स और वाई पॉजिटिव चाहिए थे, ध्यान देना। उन 15 में से कुछ वैल्यू में एक्स और वाई नेगेटिव आ सकते हैं। अगर टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन बोले जाएं तो पहले तो हम देखते हैं कि टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे, पॉजिटिव की बाद में बात करेंगे। तो टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन का हमेशा एक ट्रिक याद रखना, टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन का ट्रिक याद रखना। क्या करना है कि जो राइट हैंड साइड है टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसका शॉर्टकट लिख लो, टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन। ये होगा इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स
का डबल कर देना और बाद में उसमें से 1 माइनस कर देना। अब मैं बताऊंगा ये 1 माइनस क्यों करा आपने। और ऐसे क्वेश्चन में जनरली वो टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन ही पूछता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का डबल कर देना, 1 माइनस कर देना। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बने 15। तो फिलहाल आंसर होगा 2 इंटू 15 माइनस 1 यानी कि 29। अगर वो पूछता है टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव के बजाय टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछता है, तो आंसर होगा 29। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। माइनस 1 क्यों करा वो समझाता हूं। देखिए यहां पे समझिए इस बात को। आपके पास a इंटू बी आया था 400। अब देखिए a को 1 ले लूं, b को 400 ले लो, a को 2 ले लूं, b को 200 ले लो। ये दूसरा सेट बन गया। a को 3 ले लूं, 3 तो होगा नहीं, 4 होगा। a को 4 ले लूं, इसको 100 ले लो। a को मैं 5 ले लूं तो ये 80 हो जाएगा। a को मैं 6 से नहीं बनेगी बात, 7 से नहीं बनेगी, 8 से बनेगी। 8 को 8 ले लूं तो ये 50 हो जाएगा। फिर a को मैं 10 ले लूं तो ये हो जाएगा 40। फिर 11 नहीं बनेगा, 12 नहीं बनेगा, 13, 14, 15, 15 से डिविजिबल नहीं है, 16 से डिविजिबल है, तो 16 इंटू 25। फिर a को अगर मैं 20 ले लूं तो b भी 20 हो जाएगा। कितने सॉल्यूशन बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन सोचिए अगर मैं इसको इसको पलट दूं तो ये 25 इंटू 16 भी तो हो सकता है। तो ऐसे ही जैसे ये वाला पलट जाएगा, इसको यहाँ पे पलटते हैं, तो 25 इंटू 16, इसको पलटने से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों सेम है। यहाँ पे बनेगा 40 इंटू 10। एक सॉल्यूशन 50 इंटू 8 भी बनेगा। एक सॉल्यूशन आपका 80 इंटू 5 भी बनेगा। एक सॉल्यूशन आपका 100 इंटू 4 भी बनेगा। एक सॉल्यूशन आपका 200 इंटू 2 भी बनेगा। और एक सॉल्यूशन आपका 400 इंटू 1 भी बनेगा। तो ये कितने हो गए? 7 दूनी 14 और एक 15। अब जितने ये बने हैं उतने ही नेगेटिव वाले भी, जैसे -1 इंटू -400, -400 इंटू -1, क्योंकि उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तभी भी तो 400 ही आएगा। तो जितने ये बने हैं उतने नेगेटिव वाले भी। तो ये बने आपके पास 15, तो 15 ही नेगेटिव वाले भी हो जाएंगे, तो 30 हुए। पर मैंने एक -1 करने का बोला था। आप बोलेंगे सर वो -1 क्यों करा था आपने? अब यहाँ पे बड़ी मजेदार बात है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। एक सॉल्यूशन ऐसा बनता है जहां पे आप -20 और -20 दोनों को -20 ले लेते हैं। उस वक्त क्या होगा? ए था क्या, याद करो। ए एक्चुअल में था x-20। आपने x-20 को ए माना था। और बी क्या था? y-20 इजिकल टू 400। अब देखिए जब ए की वैल्यू -20 है तो x -20 है, तो यहां से x की वैल्यू 0 आ जाती है और ऐसे ही यहां से y की वैल्यू भी 0 आ जाती है। बट x0 y0 क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी? याद करो, ओरिजिनल इक्वेशन ये हुआ करती थी और ओरिजिनल इक्वेशन में x डिनोमिनेटर में आया था। अगर x और y 0 हो जाएंगे तो समथिंग अपॉन 0 नॉन डिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी, यानी कि इस सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो एक सॉल्यूशन हमेशा ऐसा आएगा जिसके लिए इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती होगी और उस सॉल्यूशन को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर बनता है, अगर क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए, तो अगर इस क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए तो आप सबसे पहले उसको फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। इसने बोला है टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन, हम यहाँ पे टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो जब आप फैक्टराइज करेंगे तो x-20 y-20 इजिकल टू 20 का स्क्वायर यानी कि 400। तो फैक्टराइज करने के बाद आप इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स देखेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स देखेंगे, उसकी एक ट्रिक होती है। आप क्या करते हैं, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ देते हैं और पावर्स को एक एक कर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 इंटू 3, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स देखेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 कर देंगे। तो हमेशा ये ट्रिक अपनाएंगे, क्योंकि एक सॉल्यूशन हमेशा ऐसा आएगा जिसके लिए ओरिजिनल इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 15 इंटू 2 -1 यानी कि 29 आंसर होगा टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन। एग्रीड? हाँ, पॉजिटिव के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पॉजिटिव 15 नहीं होंगे, बता देता हूं अभी।
क्योंकि अभी आपको पता चलेगा क्यों। पॉजिटिव के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये हो गया टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये ट्रिक है इसकी हमेशा। एक और कैच है यहां पे, ध्यान रखना, अगर उसने एग्जामिनर ने ये इक्वेशन ऐसे ना देके ऐसे दे दी तो फिर आंसर 30 होगा, फिर आंसर 29 नहीं होगा, क्योंकि इस बार आप -1 नहीं करने जाओगे, क्योंकि इस बार ओरिजिनल इक्वेशन, अब दोनों बातें हैं तो एक ही, लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन में यहाँ पे 1/x नहीं है, ओरिजिनल इक्वेशन यहाँ पे ये है और यहाँ पे x0 हो सकता है, तो इसका तब आंसर आपका 30 होगा। लेकिन अगर ओरिजिनल इक्वेशन ऐसे ना देखे इस फॉर्मेट में दी है तो एक सॉल्यूशन माइनस करना पड़ेगा। हाँ, अगर पॉजिटिव पूछता है तो मेहनत क्यों करनी पड़ेगी, अभी दिखाता हूं। तो पॉजिटिव के लिए देखना, अगर वो पॉजिटिव पूछता है तो देखो, जब आपने इसको सॉल्व करा, इस इक्वेशन को, इसको फैक्टराइज करा, तो आपको कहाँ कहाँ पहुंचे थे, x-20 इंटू y-20 इज इक्वल टू 400। याद करो। अब क्या क्या सॉल्यूशन बने थे, अगर इसको 1 देते थे, दोनों अगर पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वैसे सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव में सारे 15 नहीं आएंगे, क्योंकि अगर मैं इसको 1 देता हूं तो y आपका आता है 400। एक सॉल्यूशन ये बनता है। बट क्या यहाँ से x पॉजिटिव आएगा? हाँ, मेरे ख्याल से हाँ, पॉजिटिव ही तो आएगा। बिल्कुल ठीक है, फिर तो 15 ही बनेंगे। मैं सोच रहा था कि यहाँ से x नेगेटिव आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, x नेगेटिव थोड़ी ना आएगा, x-20 को 1 रखूंगा तो x वैल्यू 21 आ जाएगी, और y-20 को अगर मैं 400 रखूंगा तो y की वैल्यू 420 आ जाएगी। तो इसका मतलब x21 और y 420 ये पॉजिटिव ही तो है। हाँ, तो जितने तो पॉजिटिव 15 हो जाएंगे। तो आई वॉज मिस्टेकिंग, मैं बोल रहा था कि नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं नहीं, वो भी नहीं है। जितने उसके फैक्टर हैं राइट हैंड साइड के, उतने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, और टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स इनटू 2 -1 कर देना। तो उस वो -1 टोटल में होगा, इसमें नहीं होगा। तो सिर्फ आप क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कर देंगे। तो क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल देंगे। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो, कई बार क्या करेगा एग्जामिनर, चालाकी करेगा, वहां पे उसने क्या करा, देखो y पॉजिटिव है, यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी। अब y पॉजिटिव है तो अब तो देखते हैं, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो हम फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पे a है 5, b है 1 और c है 15। हमें इसको कंपेयर करना है इस इक्वेशन से, a/x प्लस b/y इज इक्वल टू 1/c, इससे कंपेयर करना है। तो इसकी फैक्टराइज फॉर्म होती है x माइनस ए सी, जस्ट अ मिनट, y माइनस बी सी इज इक्वल टू c² ab, ये होती है इसकी फॉर्म। तो x माइनस 5 इंटू 15, y माइनस 1 इंटू 15 इज इक्वल टू c², यानी कि 15 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 1। तो यानी कि इसकी फैक्टराइज फॉर्म बनेगी x माइनस 75, y माइनस 5 इज इक्वल टू 225 इंटू 5, यानी कि 1000 और 125 1125 बन जाएगी। ये इसकी फॉर्म बन गई। तो चलो इसको हम साफ साफ लिख लेते हैं, x माइनस 75, y माइनस 15 इजिकल टू 15 का स्क्वायर इंटू 5, यानी कि 1125। अब हमें चाहिए इसके कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे x और y के। y हमेशा पॉजिटिव चाहिए, y पे कंडीशन है, x पे नहीं है। चलो सोचते हैं, अगर ये कंडीशन ना होती तो टोटल कितने बनते, पहले तो वो सोच लेते हैं। तो कंडीशन ना होती तो मैं राइट हैंड साइड का फैक्टराइजेशन करता सबसे पहले। तो 1125 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ये बनता है 15 का स्क्वायर इंटू कितना बना था, 5 बना था ना, और 15 में 5 होता है, 5 का क्यूब बन जाएगा अल्टीमेटली, और इंटू 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इसका मतलब ये बना आपके पास, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बने। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके बने, आप 3 में एक बढ़ाएंगे यानी कि 4, और इस पावर में एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करते हैं, 2 में एक बढ़ाएंगे यानी कि 3, यानी कि 12 फैक्टर बन रहे हैं इसके।
तो इसके टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन बनने कितने चाहिए हमारी ट्रिक के हिसाब से? टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन वो बनने चाहिए ट्वाइस इंटू 12 -1, यानी कि नंबर, इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स का डबल। -1 इसलिए करते हैं क्योंकि एक सॉल्यूशन ऐसा आता है जिसमें एक्स और वाई जो जीरो हो जाते हैं। तो 23 सॉल्यूशन बनने चाहिए। बट क्या इस क्वेश्चन का आंसर 23 है? नहीं, मुझे यह देखना पड़ेगा कि वाई पॉजिटिव रहना चाहिए। अब वाई कहां कहां नेगेटिव होगा, तो मुझे वो वाले केस हटाने पड़ेंगे जहां पे वाई नेगेटिव होगा। तो वाई तब नेगेटिव होगा जब सेकंड फैक्टर जो है वो आपका, यानी देखिए यहां पे जैसे जो सेकंड फैक्टर है ये वाली वैल्यू, ये -15 से बड़ा होगा, छोटा होगा, सॉरी। जब ये -15 से छोटा होगा तब वाई नेगेटिव हो जाएगा। जैसे अगर मैं x-75 इंटू y-15 इज इक्वल टू 1125 है, अगर मैं इसको एक तो -15 ले लेता हूं, -15, तो यहां पे बनता है माइनस का 75। देखो माइनस का 75 इंटू -15 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1125 बनेगा। तो ये वाली वैल्यू मुझे हटानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे y आपका 0 आ रहा है, ये तो हमने वैसे भी हटा दिया 23 में, तो ये वैसे भी नहीं है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे इसको बढ़ाता हूं, जैसे -15 के बाद अगली वैल्यू क्या हो सकती है? -30 हो सकती है क्या? नहीं, ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 आ जाएगा। माइनस का 45 हो सकती है, बताओ मानते हो? तो अगर मैं 3 को यहां से इधर डाल दूं, तो अब 3 को यहां से यहां डाल दो तो -45, और यहाँ पे 3 हट गया तो ये माइनस का 25 हो गया। तो ये वाला एक सॉल्यूशन है जिसमें देखिए मैं इसको अपने पीछे लिख रहा हूं, थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, दोबारा से करते हैं। तो आपने देखा था 23 सॉल्यूशंस आए थे टोटल। इसमें कौन कौन से हटाने हैं? जब x-15, x-75, y-15 इज इक्वल टू 1125 विच इज 15 का स्क्वायर इंटू, सॉरी 15 का स्क्वायर इंटू 5। हाँ जी, तो एक एक सॉल्यूशन तो हमें ये हटाना पड़ेगा जब यहाँ पे -45 हो, यानी कि, और यहाँ पे हो माइनस का 25, ये सॉल्यूशन हटाना पड़ेगा। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 1125 आ रहा है, लेकिन जब y-15 -45 होगा तो y नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि देखिए जब मैं इसको -45 रखूंगा तो y की वैल्यू -30 यानी कि नेगेटिव आ रही है, मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो एक ये सॉल्यूशन हटाना पड़ेगा। फिर -15 से बड़ा, अब यहां से अगर 5 और इधर लिया हूं मैं, तो 5 और इधर लिया हूं तो माइनस का 225 ही हो जाएगा, और यहां पे बचेगा -5। एक ये वाला सॉल्यूशन भी हटाना पड़ेगा, और एक और 5 ले आऊं तो यहां पे हो जाएगा आपके पास माइनस का 1125, और यहां पे बचेगा -1। तो 3 सॉल्यूशन ये हटाने पड़ेंगे। जब y-15 -15 से छोटा होगा तो वो उस वक्त y नेगेटिव आएगा। और चेक कर लेते हैं, और कोई तो नहीं हटाना। 15 5 एक एक और हटाना पड़ेगा। अगर मैं 3 को उधर ले जा लूं और 5 को उधर ले आऊं तो यहाँ पे बचेगा -15, और यहाँ पे हो जाएगा -75। ये वाला सॉल्यूशन भी हटाना पड़ेगा, और 3 को उधर ही रहने दो, और एक और 5 ले आऊं तो माइनस का 3 को उधर ही रहने दिया और 5 को उधर ले आया तो माइनस का 375। हाँ, ये 5 सॉल्यूशन हटाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5, इनमें से 5 माइनस कर दो। तो बेटा ट्रिकी होते हैं ये क्वेश्चन, हमें ध्यान से करने होते हैं। तो 23 में से 5 माइनस कर दो, 18 आता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 18 बनेगा। तो कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन आएंगे जिसमें से y पॉजिटिव है? 18 आएंगे। x नेगेटिव होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 18 आएंगे। आर वी टुगेदर विद दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर सेटिस्फाई दिस इक्वेशन? क्या इक्वेशन बनेगी हमारी? यहाँ पे a है 3, b है -11, ध्यान दीजिएगा, a है 3, b है -11, और c है 4। तो जब आप फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस ए सी, y माइनस बी सी, तो -11 इंटू 4 इजिकल टू सी स्क्वायर इंटू ए बी, 3 इंटू -11। तो फैक्टराइज फॉर्म ये बनेगी इसकी, क्या बन रही है? x -12, y
प्लस 44 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 11। इसको ऐसे रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे राइट हैंड साइड नेगेटिव है, तो इसका मतलब इन दोनों में से एक फैक्टर पॉजिटिव और एक फैक्टर नेगेटिव होना जरूरी है। अब इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे, तो इसके फैक्टर्स बनेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर मैं यहां पे देखूं तो इसको मैं पहले तो लिख सकता हूं -2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 11। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे, पावर को एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 5 इंटू 2 इंटू 2 20 फैक्टर्स बनेंगे। अब उन 20 फैक्टर्स में अब सोचो, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास है x इंटू वाई इजिकल टू माइनस का 12। तो एक्स और वाई की कितनी वैल्यूज आएंगी, तो एक वैल्यू आएगी जिसमें इसको -1 ले रहे हैं और इसको 12 ले रहे हैं। एक वैल्यू आएगी जिसमें आप इसको 12 ले रहे हैं और इसको सॉरी, इसको 1 ले रहे हैं और इसको -12 ले रहे हैं। फिर कितने आएंगे, -2 इंटू 6। फिर आपका आएगा सॉरी 2 इंटू -6। ऐसे इसका रिवर्स भी आएगा, यानी कि ये दो बनेंगे, ये दो बनेंगे, ये भी दो बनेंगे, ये भी दो बनेंगे, क्योंकि इसका रिवर्स भी आएगा। रिवर्स मतलब -12 इंटू 1। और फिर इसका रिवर्स क्या बनेगा, -12 इंटू -1। तो ये भी तो बनेंगे। फिर -3 इंटू 4 और एक बनेगी 3 इंटू -4, और इन दोनों का भी डबल डबल बनेगा। तो अल्टीमेटली बनी हमारे पास 2 और 2 4 और 2 6 और 6 12। 12 हैं इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स का डबल, क्योंकि 12 के फैक्टर्स बनते हैं 6, 6 का डबल 12। तो यानी कि यहाँ पे माइनस होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी आपको इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं और उसका डबल कर देना है, और एक -1 जरूर करना है। तो अगर आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बन रहे हैं 20। तो इसके जो टोटल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो बनेंगे 2 इंटू 20 -1 एक जरूर कर देना, अभी भी वही आंसर आएगा, यानी कि 41 -1 39 आंसर आएगा। क्योंकि एक सॉल्यूशन ऐसा जरूर आएगा जिसमें एक्स और वाई 0 हो रहे होंगे। तो आंसर अभी भी है, राइट हैंड साइड में अगर नेगेटिव भी आ जाए, मतलब कहने का ये है, तभी भी मेथड नहीं बदलता है, तभी भी मेथड वही है। टोटल ऑर्डर्ड पेयर पूछे हैं, इंटीग्रल ऑर्डर्ड पेयर, तो राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो, डबल करो, -1 कर दो, यू विल ऑलवेज रीच टू द आंसर। चलो, अब ये अलग पैटर्न है, ये अलग तरीका है, इसको हम अलग तरीके से करेंगे। तो चलो देखते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि x² - y² समथिंग दिया हो और आपसे पूछा जाए कि कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, तब क्या करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे x - y इंटू x + y में। 273, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, a इंटू बी इजिकल टू 273। अब देखिए a और b के जितने सॉल्यूशन आएंगे उतने ही फिर x - y का इक्वेशन बन जाएगी। अब 273 क्या प्राइम नंबर है, लग तो रहा है, 7 और 2 9 प्राइम नहीं है। तो 273 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ये बन रहा है 3 इंटू 91, यानी कि 3 इंटू 7 इंटू 13, ये बन रहा है। तो कितने तरीकों से ब्रेक हो सकता है ये अगर मैं इसको 3 ले लूं, जैसे इसको अगर 1 ले लो, तो ये आपका बन जाएगा। अच्छा एक बात सोचो, अगर x और y इंटीजर हैं तो x - y हमेशा x + y से छोटा ही होगा, है ना, पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान देना। तो x - y x + y से छोटा ही होगा। तो अगर मैं a को 1 ले लूं तो b को मैं 273 ले सकता हूं। अगर मैं a को 3 ले लूं तो ये हो जाएगा 7, ये 91 हो जाएगा। a को 7 ले लूं तो ये 39 हो जाएगा, देखो यहां से देख रहा हूं मैं ये। a को 13 ले लूं तो ये हो जाएगा 21। बस, इसके आगे नहीं जा सकता मैं। तो अब कितने बने, 4, क्योंकि x - y x + y से बड़ा होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सोचो, अगर मैं x - y को नहीं, प्रॉब्लम मतलब 1 लेता हूँ, x और y की वैल्यू क्या आएंगी, तो x + y क्या हो जाएगा उस स्थिति में, 273 हो जाएगा। अगर मैं ऐड करूंगा तो 2x = 274 हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी
कितनी आएगी 137, और x की वैल्यू 137 आ गई तो y की वैल्यू हो जाएगी 136। तो इसका एक सॉल्यूशन तो ये आ गया, 137 का स्क्वायर माइनस 136 का स्क्वायर 273 होता होगा। दूसरा सॉल्यूशन, जब x माइनस वाई को 3 रख दिया जाए और x प्लस वाई को 91 रख दिया जाए तो आपको दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा। फिर x माइनस वाई को 7 और x प्लस वाई को 39 रख दिया जाए तो तीसरा मिलेगा, और x माइनस वाई को 13 और x प्लस वाई को 21 रख दिया जाए तो चौथा मिलेगा। इसके आगे नहीं लेना क्योंकि x माइनस वाई को छोटा रखना था x प्लस वाई से, ध्यान देना, क्योंकि अगर मैं इसके बाद इनमें कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करूंगा, यहाँ से बना रहा था मैं कॉम्बिनेशन 273 यही था, तो फिर x प्लस माइनस वाई बड़ा हो जाएगा, x प्लस वाई छोटा हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं आएंगे ऐसी स्थिति में। चलो ये तो बात समझ में आई, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है जो ध्यान देना, और वो कैच ये है कि अगर देखो यहाँ पे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई आता है ऐसे क्वेश्चन में, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई या तो दोनों ऑड होने चाहिए या दोनों इवन होने चाहिए। कारण है उसका, क्योंकि अगर ये दोनों ऑड होंगे तो जब आप ऐड करोगे तो 2x आपका इवन बनना चाहिए, तभी तो x इंटीजर आएगा, और 2x इवन तभी बनेगा जब इन दोनों का सम इवन हो, और इन दोनों का सम इवन तभी होगा जब या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो, क्योंकि ऑड प्लस ऑड भी इवन होता है और इवन प्लस इवन भी इवन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 4 आ गया। फिलहाल कितने सॉल्यूशन है इसके? 4 सॉल्यूशन है। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन कुछ बदल जाए, जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने 1452 को देखें। अब 1452 अगर आप देखें, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। 1452 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 से करता हूं तो ये बनता है 726, अब ये बनता है 726 या, और 2 इंटू इसको फिर और 2 से करता हूं तो ये बनता है 363, और 363 7 का क्यूब होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 सॉरी 343 होता है वो तो, 3 इंटू 121, 121 11 का स्क्वायर होता है, ये होता है हमारा फैक्टराइजेशन। तो जब मैं इसको करूंगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो मैं क्या ध्यान रखूंगा, मैं फैक्टराइज इस तरह से करूंगा कि पहली बात, पहला फैक्टर दूसरे से छोटा हो, दूसरी बात या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो। तो अगर मैंने इसको 2 लिया, जैसे इसको 1 लिया मान लेते हैं, तो ये हो गया आपका 1452, बिल्कुल ठीक है। x माइनस वाई 1 है और x प्लस वाई 1452 है। ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्यूशन को लिया था, इस सॉल्यूशन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं आई थी क्योंकि दोनों ऑड थे, लेकिन यहाँ पे ये सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब आप x माइनस वाई को 1 रखेंगे और x प्लस वाई को 1452 रखेंगे, और जब आप ऐड करेंगे तो 2x आपका बन जाएगा 1453, जो कि ऑड बन जाएगा और x इंटीजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन हमने लिख तो दिया, लेकिन इसको फिर हमें एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि या तो दोनों ऑड होने चाहिए या दोनों इवन होने चाहिए, वरना x और y इंटीजर नहीं आएंगे। तो इस क्वेश्चन में ये वाला कैच आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये लिख तो दिया, लेकिन इसको हटा देंगे, फिर ये हमारा काम का नहीं है। फिर अगर मैं इसको 2 ले लूं, तो 2 ले लूं तो फिर ये दूसरी वाली वैल्यू 726 हो जाती है, ये काम देगा क्योंकि दोनों इवन है। फिर मैं इसको 4 ले लेता हूं अगली वाली वैल्यू, तो ये 363 हो जाती है, ये काम नहीं देगा क्योंकि फिर दोनों इवन नहीं है। तो फिर ये वाला हटाना पड़ेगा। फिर मैं एक 2 एक तरफ रखूंगा और एक 2 एक तरफ रखूंगा, देखो तभी बात बनेगी, क्योंकि दोनों ऑड मैं करा नहीं पाऊंगा क्योंकि प्रोडक्ट ही इवन है। तो एक 2 यहां रखूंगा, एक 2 यहां रखूंगा, तो एक तरफ मैं लूंगा 2 इंटू 3 6 ले लेता हूं, और बाकी जगह मैं 11 इंटू 11 इंटू 2 यानी कि 242 ले लेता हूं। एक जगह ले लेता हूं मैं 2 इंटू 11 यानी कि 22 ले लेता हूं। देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, कोई ट्रिक नहीं है डायरेक्टली करने की, और एक भी छोड़ दिया तो गलती हो जाएगी। तो एक तरफ मैं 22 ले लेता हूँ और दूसरी तरफ ले लेता हूँ मैं 11 इंटू 3 इंटू 2, 33 2 जा 66 ले लेता हूँ। एक तरफ मैं ले लेता हूँ 2 इंटू, और तो मेरे ख्याल से कोई बन नहीं रहा, क्योंकि अगर मैंने 2 इंटू 3 या 2 इंटू 11 सीधा 22 तो ले ही चुका हूँ मैं, और 2 इंटू 11 इंटू 3 ले लिया तो वो बड़ा हो जाएगा। हाँ, इतने ही बनेंगे। अब इसमें से ये वाला हमारा रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, तो बचा 1 2 3। तो इसके कितने सॉल्यूशन हुए? इसके 3 सॉल्यूशन हुए, निकाले जा सकते हैं ऑफ कोर्स। आप एक बार x माइनस वाई को 2 रख देना और x प्लस वाई को 726 रख देना, x और y की 101 वैल्यू आएगी। फिर x माइनस वाई को 6 रख देना और x प्लस वाई को 243 रख देना,
सॉरी सॉरी सॉरी, 6 रखे थे तो 243 नहीं था ये बना था आपका 6 रखने पर 242 बना था ये, माय बैड। क्योंकि देखो 11 × 11 × 2 था ना ये, तो दोनों इवन थे, तभी तो मैं इसको पास कर रहा था। अगर एक ऑड और एक इवन होता तो मैं लेता ही क्यों। तो वो गलती से 243 लिखा गया, वो 242 था। तो ये पास है, और यहाँ पे भी दोनों इवन है। 3 केसेस बन रहे हैं, 3 ही आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये अब एक अगला पैटर्न है। कई बार आपको ऐसे बहुत लंबी सी इक्वेशन दी गई होती है, उसमें कुछ स्क्वायर्स वाली टर्म होती हैं, कुछ ऐसी कुछ कॉम्बिनेशन वाली टर्म्स होती हैं, जैसे इसमें बीसी वाली एक टर्म है, कुछ स्क्वायर्स होते हैं, ऐसे कुछ लंबी सी गंदी सी इक्वेशन दी गई होती है, और फिर आपसे कुछ पूछा गया होता है। जैसे आपसे पूछा गया कि a प्लस बी प्लस माइनस सी की वैल्यू बताएं, और आपको बोला गया है कि ए बी सी तीनों रियल नंबर हैं। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, ये भी आईपी मैट और कैट दोनों के फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट में आता है। एक्चुअली कैट और आईपी मैट दोनों एक जैसे ही एग्जाम है, दोनों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, एक बात और, ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं ये तब तक कंप्लीट नहीं होती एजुकेशन आपकी जब तक आप इनके साथ जो अटैच्ड पीडीएफ है उनको अगर आप सॉल्व नहीं करते हैं, तो आपकी ये वीडियो देखना बेकार है। आप उनको जब पीडीएफ भी सॉल्व कर देंगे तब आपकी ये लर्निंग कंप्लीट होती है। हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या करना है। तो ऐसी पहचान ये है कि ऐसी गंदे से लंबे से इक्वेशन आपको दी गई होगी, तो आप क्या करिए, आप यहाँ पे एक आप यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। तो ट्राई टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे। तो उसके लिए देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। होता है या नहीं होता है। इस वाली टर्म पे फोकस करिए, इसको ढूंढिए, और उससे पता चलेगा कि यहाँ पे किसका स्क्वायर बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए यहाँ पे मैं इस -4a पे फोकस करूंगा। तो -4a कैसे बनेगा, यानी कि मैं इसको कैसे बनाऊंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाऊं मैं। तो एक तरफ लिखता हूं ए स्क्वायर वाली टर्म तो ये रही, प्लस 2 का स्क्वायर ले लेता हूं, और -2ab। तो 2a ये है और b आपका 2 है, तो -4a यहाँ पे ये -4a मुझे दिखाई दिया, तो मैंने इसको ए स्क्वायर, तो ये रहा ए स्क्वायर, मैंने यहां से उठा लिया, -4a यहां से उठा लिया, और साथ में एक प्लस का 2 स्क्वायर अपनी तरफ से लगा दिया। अब प्लस का 2 स्क्वायर आया 4, इस 5 में से देखो मैंने 4 उठा लिया, तो यहाँ पे 1 बच गया, तो यहाँ पे अभी भी 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 1 बचा हुआ है। अब ऐसे मैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब देखो मैं इस बी स्क्वायर को उठा लूं, एक 2c स्क्वायर में से एक सी स्क्वायर उठा लूं, और यहाँ पे जो 1 बचा था उसको उठा लूं, 1 सॉरी बी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसके साथ -2bc उठा लो। तो अब देखो ये आपका बन गया b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो एक परफेक्ट स्क्वायर ये बन गया, मैंने क्या बोला था परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं, और एक परफेक्ट स्क्वायर ये बन गया। अब बच क्या गया मेरे पास, अब देखो एक सी स्क्वायर बच गया। देखो यहाँ पे 2c स्क्वायर थे, मैंने एक सी स्क्वायर उठाया था, तो एक सी स्क्वायर बच गया मेरे पास। एक बचा है प्लस का 2c, और एक बचा है 1, और यहां से जो 1 बचा था 5 का, देखो मैंने 4 यहां यूज कर लिया था, 1 बचा था, तो इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर बोल ही सकता हूं। अब राइट हैंड साइड में 0, देखो मैंने क्या करा, ये टर्म रीएडजस्ट करी है। चाहता क्या था, मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता था। आप बोलेंगे सर नहीं होंगी, तो होंगी, तभी तो क्वेश्चन दिया है। तो ऐसा अगर कभी भी ऐसा गंदा सा क्वेश्चन दे दे, सिर्फ एक गंदी सी इक्वेशन हो, और आपसे वैल्यू पूछ ले एबीसी की वैल्यू बताओ या ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू बताओ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, हमेशा बनेगा। वो आपके अकल के ऊपर है, आपके दिमाग के ऊपर है कि आप वो कैसा बनाते हैं, कैसे टर्म्स को रीएडजस्ट करते हैं। तो देखिए ये किसका स्क्वायर बन गया, ये a-2 का होल स्क्वायर बन गया। सेकंड टर्म अगर आप देखें तो ये b माइनस सी का होल स्क्वायर बन गई, और थर्ड टर्म अगर आप देखें तो c प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। अब देखिए राइट हैंड साइड 0 है, 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है, क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होते ही नहीं है। तो 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम नेगेटिव 0 एक ही स्थिति में आ सकता है, जब ये इंडिविजुअल 0 हो, यानी कि a-2 भी 0 हो, तभी ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। देखो ये स्थिति, b माइनस सी भी 0 हो और c प्लस 1 भी 0 हो, यहां से आपको एबीसी की वैल्यू मिल जाएंगी। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, a की वैल्यू आ गई 2, और b c के बराबर आ गया, और c आपका -1 आ गया, तो इसका मतलब b और c दोनों -1 आ गए।
अब आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू बताएं। तो जो आपसे पूछा था आप वो कैलकुलेट करते हैं चलो। तो उसने पूछा था आपसे कि a यानी कि 2 प्लस बी यानी कि -1 माइनस सी यानी कि -1। अब देखो -1 कट गया आपका, तो आंसर आ गया 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। आई होप यू गॉट दिस। एक और देखें, इस क्वेश्चन को देखते हैं। x² प्लस 5y² प्लस z² आपको दिया हुआ है 2y इंटू 2x प्लस जेड। ये PYQ है, कैट में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले देखो, एक गंदी सी इक्वेशन है, आपको फिर पूछा है कि इनमें से कौन कौन सी टर्म्स करेक्ट हैं। चलो मिलकर करते हैं। ऐसी गंदी सी इक्वेशन अगर दी है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। पहले सारी टर्म एक तरफ लिख देते हैं, x² प्लस 5y² प्लस z²। नोटिस करें यहां से आएगा 4xy, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 4xy बन जाएगा। नोटिस करें यहां से आएगा माइनस का 2yz, इधर आएंगे तो माइनस का 2yz बन जाएगा इक्वल टू 0। चलो, माइनस का 2yz, तो अगर मैं एक x² उठा लूं, x² नहीं y², सॉरी, yz है ना, तो मैं एक y² उठा लूं, एक z² उठा लूं और माइनस का 2yz एक साथ ले लूं, तो ये कितना बना आपके पास? ये बना आपके पास y माइनस जेड का होल स्क्वायर बन गया। बन गया नहीं बन गया? लेकिन साथ में क्या बच गया आपके पास? तो एक x² बच गया आपके पास। y² 5y² था, आपने एक y² लिया है तो 4y² विच इज 2y का होल स्क्वायर, ये भी तो बच गया। 4y² विच इज 2y का होल स्क्वायर, और साथ में बच गया माइनस का 4xy। इसको मैं बोल सकता हूं माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2y बोल सकता हूं। तो नोटिस करिए ये बन गया आपके पास x माइनस 2y का होल स्क्वायर। बनेगा, हमेशा बनेगा। ये ओरिजिनल कैट का क्वेश्चन है, PYQ है कैट का, ये आया हुआ क्वेश्चन है। और राइट हैंड साइड आपकी 0 है। अब ये दो परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 आ गया। अब ये दो परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 कैसे हो सकता है? जब ये दोनों इंडिविजुअली 0 हो। तो पहली टर्म क्या आई? x बराबर आया 2y के, और दूसरी टर्म क्या आई? y बराबर आ गया z के। अब कौन कौन सी जो टर्म्स हैं वो करेक्ट है? x इजिकल टू 2y, ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है। x इजिकल टू 2z, क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि x 2y के बराबर है और y z के बराबर है। तो अगर मैं y को z रख दूं यहां पे, तो x इजिकल टू 2z भी तो आ जाएगा। बट 2x इजिकल टू z ये गलत है, ये नहीं है। x तो 2z के बराबर था, तो ये नहीं हो सकता। तो A एंड B यानी कि आंसर आ गया C। तो इस क्वेश्चन का आंसर बैठा C फॉर कैलकाटा। आपको होमवर्क देता हूं एक। ये क्वेश्चन आया था कैट में। जो आईपी मैट के स्टूडेंट है उनको कैट के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि कैट के PYQ उठा के यूं के यूं आईपी मैट में दे दिए जाते हैं। ये कैट 2025 में क्वेश्चन आया था, मैं आपको हिंट देता हूं। यहां से ए की वैल्यू उठाना, यानी कि ये पूरी वैल्यू और यहां रख देना, और उसके बाद सारी टर्म एक तरफ ले जाके परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करना। XYZ मिल जाएगा, और XYZ मिल गया तो A मिल जाएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के जाएं। साथ में एक PDF अटैच्ड है, उस PDF को जरूर सॉल्व करें, तभी जाके आपका ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रल सॉल्यूशन वाली क्लास है, इंटीग्रल सॉल्यूशन का जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हो जाता है। चैनल पे बने रहें। थैंक यू, बाय बाय।